नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बलिया के कांग्रेस कार्यालय में हूँ। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय लोकदल यानी इंडिया गठबंधन से जुड़े दल फोकस बनाए हुए हैं। 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन किन किन लोकसभाओं में चुनाव लड़ेगी ये अभी तय तो नहीं है, लेकिन चर्चाओं में ज़रूर है कि जहाँ 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में अजय राय जो बनारस संसदीय क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली, अब उनकी चर्चा बलिया लोकसभा सीट से हो रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों अखबारों में कि अजय राय की चर्चा अखबारों में पढ़ने को मिला। अजय राय चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो कांग्रेस कमेटी का मामला है, लेकिन बलिया में अजय राय को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम बात करें उस वक्त की जब कांग्रेस से यहाँ लड़ने वालों लोगों की लंबी कतार लगा करती थी। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने 1952 से लेकर 2004 तक प्रत्याशियों को मैदान में उतारती रही। हालांकि बीच में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भी समर्थन करती रही। आइए बात करते हैं, मुन्ना उपाध्याय जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं। मुन्ना जी, कांग्रेस में पहली बार चुनाव जब 1952 में हुआ, उस समय पहला प्रत्याशी कौन था आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ 1952 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के परिवार से संबंधित केडी मालवीय जी हमारे यहाँ प्रत्याशी बने थे, कांग्रेस पार्टी के। उनको यहाँ के लोगों ने बाहरी करके, जो हम लोग सुनते हैं कि बाहरी का उनके ऊपर चार्ज लगा, इस वजह से निर्दल प्रत्याशी स्वर्गीय मुरली मनोहर जी ने उनको चुनाव हरा दिया और निर्दल के रूप में 1952 में यहाँ से मशहूर अधिवक्ता थे मुरली मनोहर, वो चुनाव जीते हैं। कहने का मतलब है कि 1952 में कांग्रेस ने केडी मालवीय को मैदान में उतारा था। केडी मालवीय, हाँ, जो बनारस से हैं। लेकिन उस वक्त बलिया के लोगों ने मुरली बाबू को निर्दल प्रत्याशी के रूप में सांसद बना दिया। फिर 1957 में क्या हुआ? 1957 में हमारे यहाँ के मशहूर फ्रीडम फाइटर राधा मोहन सिंह जी हमारे यहाँ दूसरे चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। अच्छा, राधा मोहन सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? राधा मोहन सिंह मूल रूप से सोनबरसा के बैरिया विधानसभा में सोनबरसा के रहने वाले थे, सोनबरसा ग्राम सभा। तो उस समय 1967 में वो कांग्रेस के सांसद बने। 1957 में कांग्रेस के 57 बने, यानी कि 1952 में कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन 1957 में कांग्रेस ने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। फिर 62 में क्या हुआ? 62 में दोबारा मुरली बाबू कांग्रेस के टिकट पर हमारे यहाँ चुनाव जीते और राधा मोहन सिंह की डेथ हो चुकी थी और मुरली बाबू हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट बने और 62 में हमारे सांसद बने। अच्छा, फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर 67 में मुरली बाबू की डेथ हो गई। 67 में चंद्रिका बाबू हमारे यहाँ सांसद बने कांग्रेस के टिकट पर। जी, 67 के बाद कौन लड़ा? 67 के बाद पुनः 71 में वो जो बांग्लादेश की आंधी चली थी, बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया था, और जो आंधी चली थी तो दोबारा चंद्रिका लाल हमारे सांसद यहाँ से बलिया से चुनकर गए। 2 बार सांसद चंद्रिका बाबू थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1977 में चंद्रिका बाबू पुनः कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन वो जनता पार्टी की आंधी में चंद्रिका बाबू चुनाव हार गए थे और चंद्रशेखर जी यहाँ हमारे सांसद बने। 1977 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी पहली बार सांसद बने। पहली बार से जी, 1977 में चंद्रशेखर जी पहली बार सांसद बने। उसके बाद 77 के बाद क्या हुआ? 77 के बाद 1980 का फिर जो मध्यावधि चुनाव हुआ तो हमारे यहाँ के मशहूर नेता जगन्नाथ चौधरी जी कांग्रेस के प्रत्याशी बने, लेकिन उस समय जनेश्वर मिश्रा जी भी लोकदल से चुनाव लड़ गए, जिसके चलते पूरा मतदान जो कुछ कांग्रेस का वोट कट गया और चंद्रशेखर जी जगन्नाथ चौधरी जी को चुनाव हराने में सफल हो गए। तो फिर 77 के बाद भी चंद्रशेखर जी चुनाव जीत गए? हाँ, 80 में पुनः चंद्रशेखर जी सांसद बने। अच्छा, 77 के बाद 80 में भी। फिर इसके बाद क्या हुआ आगे? 84 में पुनः जगन्नाथ चौधरी हमारे प्रत्याशी बने, लेकिन इस बार 84 में उन्होंने चंद्रशेखर जी को चुनाव हराया और यहाँ से जगन्नाथ चौधरी सांसद चुने गए। जी, 1984 में चंद्रशेखर जी को जगन्नाथ चौधरी ने चुनाव हराया था। इसके बाद जगन्नाथ चौधरी
कांग्रेस के सांसद बने। 84 के बाद क्या हुआ? फिर चुनाव हुआ 89 में पुनः चंद्रशेखर जी जीते, 91 में चंद्रशेखर जी पुनः चुनाव जीते, 1996 में पुनः चंद्रशेखर जी चुनाव जीते और लगातार इन चुनावों में जगन्नाथ चौधरी ही हमारे प्रत्याशी बनते थे और 98 तक लगातार जगन्नाथ चौधरी हमारे कैंडिडेट रहे। मतलब 84 से लेकर 98 तक के जो बीच में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जगन्नाथ चौधरी को ही बनाया था। फिर 1999 में दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह 1999 में बलिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो 99 के बाद क्या हुआ? 99 के बाद फिर 2004 में यहाँ चंद्रशेखर जी को हम लोगों कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया 2004 में और चंद्रशेखर जी यहाँ से सांसद चुने गए। 2004 में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं मैदान में उतारी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को यहाँ समर्थन किया। उपचुनाव में क्या रहा? फिर 2007 में चंद्रशेखर जी के डेथ के बाद उपचुनाव हुआ, उसमें राजीव उपाध्याय जी हमारे कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी का और यहाँ से नीरज शेखर सांसद बने। 2007 में उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में राजीव उपाध्याय को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के छोटे पुत्र नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव जीते। यानी कि नीरज शेखर 2007 के उपचुनाव में पहली बार बलिया के सांसद बने। 2009 में क्या हुआ? 2009 में आपसी सहमति से पार्टी ने रीता बहुगुणा हमारी प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने नीरज शेखर जी को समर्थन का ऐलान कर दिया। 2009 में कांग्रेस यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी। फिर 2014 में क्या हुआ? 2014 में पूर्वांचल के मशहूर लीडर कल्पनाथ राय की पत्नी सुधा राय बलिया से कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी और यहाँ से 2014 में वही नीरज शेखर चुनाव जीते, भरत सिंह चुनाव जीते। घोसी के सांसद रहे कल्पनाथ राय, जिनकी पत्नी सुधा राय, जो घोसी लोकसभा सीट छोड़कर बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। उन्हें पूरा विश्वास था कि बलिया के लोग उन्हें जरूर याद करेंगे, लेकिन सुधा राय चुनाव नहीं जीत पाई। 2019 में क्या आप लोगों ने किसको समर्थन किया? नहीं, वो पूरा प्रदेश उस समय जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता था, उन्होंने बलिया सीट अपने खाते में मांग लिया था और 2019 में भी कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी, बल्कि जन अधिकार पार्टी के कोटे में ये सीट थी। 2019 में के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जन अधिकार पार्टी को समर्थन किया। अब 2024 में कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर अभी कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन दावेदारों की संख्या अधिक है। ऐसे में ये सीट इंडिया गठबंधन के झोली में जाएगी तो किस दल में जाएगी? वैसे समाजवादी पार्टी भी इस सीट को लेकर दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस के भी लोग लोकसभा बलिया को लेकर दावे ठोक रहे हैं। अजय राय को लेकर कांग्रेस में क्या चल रहा है, आइए बात करते हैं मुन्ना राय जी। आपने बताया कि अजय राय बलिया लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद विधानसभा के किस गांव के रहने वाले हैं? देखिए, मोहम्मदाबाद के मूल निवासी हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और अजय राय जी का नाम जब से हम लोगों के बीच में चर्चा में आया है, हम लोग ये बहुत ही स्वागत योग्य चर्चा, मीडिया के लोगों ने भी इस पर चर्चा किया है। चाहे हम लोगों के पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि अजय राय हमारे कैंडिडेट बने, ताकि पुनः यहाँ कांग्रेस को हम लोग स्थापित करें। और जैसे हम लोग पुराने ज़माने में कांग्रेस का परचम लहराते थे, वैसे अजय राय के नेतृत्व में अगर अजय राय यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित इस बार ये सीट हम लोगों के कांग्रेस के झोली में यहाँ का एक एक कार्यकर्ता लाने का प्रयास करेगा। लेकिन अजय राय तो बनारस से लगातार 2 बार चुनाव लड़े, 14 लड़े, 19 लड़े, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़े, तो उनके लिए छोटा लोकसभा नहीं लगता जहाँ इतने बड़े लोकसभा चुनाव लड़े? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ऐसा कहीं से नहीं, हमको नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ ये शुद्ध रूप से भूमिहार आबादी, हमारे दृष्टिकोण से ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि भूमिहार आबादी यहाँ बहुलता में रहती है बलिया लोकसभा में। और साथ साथ समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस के भी वोट बैंक है, उस सब मिलकर अजय राय के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ से समीकरण बैठेगा। अजय राय ही यहाँ सबसे बढ़िया कैंडिडेट हो सकते हैं और उनके टक्कर का ना समाजवादी पार्टी के पास कोई चेहरा है और कांग्रेस का तो अपना परिवार है अजय राय। लेकिन ये तय नहीं है कि ये किस दल की झोली में जाएगा सीट। तय हम लोगों की दिली इच्छा है कि अजय राय हमारे कैंडिडेट हो। पूरे उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश क्या पूरे राष्ट्रीय 545 लोकसभा क्षेत्र में भूमिहारों की संख्या आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बलिया लोकसभा सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भूमिहार बिरादरी का बलिया लोकसभा के अंतर्गत ही है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन मनोज सिन्हा भी लड़े थे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। देखिए मनोज सिन्हा आपने उस समय आज की भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी मनोज सिन्हा जिस आंकड़े में वोट पाए थे भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े में वोट पाने वालों में अगर 10-15 लोग थे तो उसमें एक मनोज सिन्हा भी थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं? 1 लाख से ऊपर वोट पाए थे मनोज सिन्हा। और ठीक उसी तरीके से अजय राय वोट नहीं पाएंगे, अजय राय यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अगर इस तरह का गठबंधन के वो कैंडिडेट हो जाते हैं तो निश्चित यहाँ से ये कांग्रेस के झोली में ये सीट जाएगी, इसमें कहीं दो राय। दोस्तों, कांग्रेस का अगला उम्मीदवार कौन होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन मुन्ना उपाध्याय का दावा है कि यदि कांग्रेस पार्टी अजय राय को यहाँ मैदान में उतारती हो तो चुनाव जीतेंगे। वैसे अजय राय पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरा है। इस समय अजय राय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो राजनीतिक सुर्खियों में हैं। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अति करीबी नेताओं में उनकी गिनती है, क्योंकि वह बनारस लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में अजय राय लोकसभा से चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं जोर शोर से चल रही हैं। हम बताते चलें कि 1952 में और अब तक कांग्रेस के कई उम्मीदवार चुनाव में लड़े। 1952 में पहली बार केडी मालवी यहाँ से चुनाव लड़ने आए जो बनारस से थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी बार मुरली बाबू स्वयं कांग्रेस के सांसद बने, चंद्रिका बाबू भी कांग्रेस के सांसद बने और जगन्नाथ चौधरी भी कांग्रेस के सांसद बने। यानी जगन्नाथ चौधरी, चंद्रिका बाबू और मुरली बाबू कांग्रेस के सांसद बलिया में रह चुके हैं। कांग्रेस अपने ज़माने में एक बड़ी पार्टी थी, आज भी है, लेकिन जो जनाधार उस वक्त था वो कांग्रेस के उम्मीदवारों पर वोटों की बारिश होती थी। लेकिन इस समय कांग्रेस संघर्ष में है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि 2024 में हम सरकार में आ रहे हैं। मुन्ना उपाध्याय जी, क्या कांग्रेस का जो दावा है कि 2024 में हम सरकार में आ रहे हैं, दम है? निश्चित रूप से राहुल गांधी जो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जनता उसका स्वागत कर रही है। वो वोट है, वो जो जन समर्थन मिल रहा है वो सरकार बदलने के लिए वो जन समर्थन मिल रहा है। और न्याय यात्रा जो मणिपुर से चली है, इस सरकार को उखाड़ने की आखिरी कील साबित होगी वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा, और निश्चित कांग्रेस की सरकार बनी। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी चुनाव लंबा है, यानी कि जो चर्चाएं हैं कि 1 महीने बाद यानी 10 मार्च को अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों में जो चल रहा है कि कौन कहां से लड़े, इसको लेकर चिंतन मंथन चला है। टिकट की दौड़ में जो भी दावेदार हैं लखनऊ से दिल्ली तक बड़े नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। नमस्कार।